दिन पहले दे चुका हूं कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में नंबर पूरे नहीं हैं, पूरे से ज़्यादा हैं। वो बड़े आराम से तहरीक अदम एतमाद ला के और 24-48 घंटों में जितना टाइम वो लेना चाहें वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और जो वहाँ वज़ीर आज़म है वो ऑप्शन भी सोच रहा था इस्तीफ़ा देने की, लेकिन आमिर लियास राणा साहब ने ये बात की, मोहसिन बेग ने भी ये बात की, जो मौजूदा आर्मी चीफ के ताल्लुक वाले पुराने, जब ये आर्मी चीफ बने तो उनकी और इनकी एक हंसते हुए तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। फौज कहती है हमारा सियासत में किरदार नहीं है। ये बता रहे हैं कि अगलों ने रोक दी है तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में कि पहले 27वीं तरमीम करो फिर अगली चीज़ें मिलेंगी। कुछ लो और कुछ दो होना है। 27वीं तरमीम दो, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लो, यही सौदेबाजी है जनाब। ये सौदेबाजी जो है वो आमिर लियास राणा साहब ने बताई, तो चीज़ें ऐसे एक एक करके जो है वो खुल जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग नाजरीन और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका से है, मैं इसलिए बीच में सुना रहा हूं कि पाकिस्तान के निज़ाम को आप देखें, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, और अमेरिका को हम क्यों कहते हैं सुपर पावर है, बहुत ताकतवर है। देखें, पाकिस्तान की फ़ौज अमरीकी फ़ौज के सामने बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार अमरीकी फ़ौज के हथियारों के सामने बहुत कमज़ोर हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी हो तो उसकी अहमियत अमरीकी फ़ौज के सामने क्या होती है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों को हमेशा मानती है और उसके ऊपर चलती है, ये भी हम सारे जानते हैं। जब वो कहते हैं कि ये मुजाहिद हैं तो हम कहते हैं मुजाहिद हैं, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं तो हम कहते हैं दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं कि इसको मारो हम उसको मारते हैं। वो जो हुक्म देते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, हम उसके मुताबिक चलते हैं। देखना इंडिया ने पाकिस्तान पे कितने हमले किए अभी हाल ही में, कितने दिन तक वो कभी मिसाइल मारता था, कभी ड्रोन मारता था, कभी क्या करता था। जैसे ही अमरीकी हुक्म आया पाकिस्तान ने जंगबंदी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही इंडिया पे अटैक किया अमरीकी हुक्म आ गया, पाकिस्तान रुक गया। हमें भी चाहिए था ना 2-4 दिन फेंटी लगाते जिस तरह वो कर रहे थे, लेकिन हमारी फौज जो है वो अमेरिका का हुक्म फौरन से पहले मान लेती है। अब अमेरिका का जो एक सबसे बड़ा हब है न्यूयॉर्क, वहां पर ज़हरान ममदानी ये जीत गए हैं इलेक्शन, और ये सिटी मेयर मुंतखब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़के। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। न्यूयॉर्क तो वो पहले भी नहीं जीत पाया था, बहुत क्लोज मार्जिन से कमला हैरिस ने उनको हरा दिया था डोनाल्ड ट्रंप को ये पिछले साल इलेक्शन में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अब हुकूमत है और बड़ी ताकत है, तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे अपना उम्मीदवार जितवा लेगा। लेकिन अलग अलग उम्मीदवार मिलकर भी इतने वोट हासिल ना कर सके कि ज़हरान ममदानी को हरा दें। ये है कौन? ये जी युगांडा के अंदर पैदा हुए 1991 में, 34 साल इनकी उम्र है, और युगांडा में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में भी रहा कुछ अर्सा, उसके बाद 7 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क में आ गया, और अब 27 साल के बाद वो इस शानदार न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ट्रंप ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद बड़े सियासी पैंतरे इस्तेमाल किए, लेकिन ये बंदा मेयर बन गया और जीत गया। ये ट्रंप की पहली बड़ी शिकस्त है सदर बनने के बाद। ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा जज्बात पैदा हो चुके हैं अमेरिका में, और बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। ऐसे एहतजाज तारीख में कभी नहीं हुए किसी सदर के खिलाफ पहले ही साल में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। एक दो चीज़ें मैं इसमें आपके सामने रखता हूं। ममदानी ने जीतने के बाद कहा कि मौरूसी सियासत का खात्मा मैंने कर दिया, मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। ट्रंप, मुझे मालूम है कि आप मेरी तकरीर देख रहे हैं। ट्रंप, सुन लो, न्यूयॉर्क तारिक वतन का शहर है, यानी इमिग्रेंट्स का शहर है, जो बाहर से आते हैं लोग। तारिक वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। आज हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया है। ये शहर आपका है, जमहूरियत आपकी है। आपने साबित कर दिया कि ताकत आपके हाथों में है। मेयर के इंतखाब में जीतने के बाद ज़हरान ममदानी ने यह भी कहा, और यह भी कहा कि अगर तुम हम में से किसी एक के पीछे आओगे तो फिर हम सबको सामने पाओगे, हम सबका मुकाबला करना पड़ेगा तुम्हें। यह भी कहा ममदानी ने। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके नज़रिए को शिकस्त हो गई। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका के अंदर ना तो उसका इंतखाबी निशान छीना गया, ना कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, ना जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ हुई, ना ही इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद किए गए, पुलिस का टॉर्चर भी नहीं हुआ, वोट जो वोटर्स के वोट हैं वो दूर दराज इलाकों में मुंतकिल भी नहीं किए गए, गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, चादरों और चार दीवारियों का तकद्दुस भी पामाल नहीं हुआ, और बिलाखिर फॉर्म 47 भी यहाँ पे पाकिस्तान में जारी किया गया था, वो भी वहाँ पे नहीं हुआ। अब ये बंदा जो है गजा में नस्ल कुशी के भी खिलाफ है। अब गौर करें नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की ख्वाहिश के ऊपर पूरी हुकूमत बन जाती है। एक इलेक्शन कमीशन जो है पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा के यहां से वहां कर देता है,
और जिस तरह के हथकंडे हमने एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए देखे इलेक्शन से पहले, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सकता। यह है डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर है और हम उसके गुलामों के अंदर से एक गुलाम है। यह बात सच है, आपको बुरी लगती है तो लगती रहे। इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। देखें अमेरिका और उसके गुलामों ने इमरान खान का क्या हाल कर दिया, और आज अमेरिकन पशेमान है कि यार ये क्या हमने कर दिया, लेकिन वो अपने काम निकलवा रहे हैं। अमेरिकन तो कभी इस पर खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो डेमोक्रेसी रखते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। नाजरीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है, और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है। सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं, और मुश्ताक गनी हैं, फ़खर जहान खान हैं, ये साबिक मिनिस्टर हैं, तैमूर खान झगड़ा हैं, इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से, और मोइन कुरैशी साहब है एमपीए, जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शोला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफ़ा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौमी असम्बली में, और पीटीआई ने वहाँ पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वज़ीर आला, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है, और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो ये हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं, और 180 से ज़्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई, वक्तन फ़वक्तन उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। यहां से पीएमएलएन ने काफ़ी सीटें हासिल कर ली, और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है, और जाली हुकूमत है, और जाली मैंडेट है, और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुंचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी करें, ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद्द है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया, और इनकी जिद्दबाजी ख़त्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 200 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 10 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 20 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, 250 अरब डॉलर गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। 2 अरब डॉलर का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आज़रबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आज़रबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आज़रबाईजान कोई पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत, और ये आईपीपीज के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आज़रबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये आईपीपीज के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आज़रबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आज़रबाईजान लेने क्या जाते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों, या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों। भारत आज़रबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आज़रबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें, और ये बहुत फैली हुई है हर तरफ। मैं आपको उठा के siyaasat.pk से सुना रहा हूं। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके। कतर के अलसानी ग्रुप ने पोर्ट कासम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब आप अंदाजा करें, ये 1 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे हैं उनके, कतर के। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नज़र आ रहा है, उन्हें ये पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जुनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं।
लिहाजा लोग जो हैं वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना, फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, ऊबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया। और अब ये कतर भी यहां से अल्सानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन्हें तो ना रोजाना खराज तहसीन पेश करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। कैंसर सर्वाइवर, इतनी तकलीफ में इन्होंने जिंदगी गुजारी है, अभी भी अक्सर बीमार। वो भी इस तरह की ट्वीट नहीं लिखते जिस तरह की ट्वीट्स इन टाउट्स को लिखकर दी गई। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में कोई एक आदमी ऐसा भी आ गया है जिसको अच्छी उर्दू लिखनी आती है और जो रजिस्टर करना चाहता है कि उसके लिखे हुए ट्वीट्स हैं